नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। अब आपको लगेगा कि कल सर मुगल कालीन वो क्लास आई थी, स्थापत्य करवाया, चित्रकला करवाई, संगीत कला करवाई और साहित्य बाकी रह गया, और अपन आ रहे हैं सीधे 1857 की क्रांति पे। उसके पीछे एक कारण है साथियों, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों अपन वो वाला पार्ट छोड़ के यहाँ आए हैं। इसका अगली जो कड़ी है वो यही है, कहीं भी अपन ने सीक्वेंस नहीं छोड़ा है और सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। कारण क्या है उसके पीछे वो मैं बता देता हूं आपको। उसका कारण है साथियों ये, ठीक है, ये अभी हाल ही में आया है ये, और एक विद्यार्थी ने मुझे भेजा भी, तो मेरे भी ध्यान में आया ये कि आप यहां पढ़ेंगे किताबों से मुगलों का चैप्टर हटाया। किससे? एनसीईआरटी से मुगलों का चैप्टर हटाया है। तो दिखती बात है कि यहाँ पे मुगलों से संबंधित सिलेबस में फेरबदल भी हो सकता है। मान लीजिए नहीं भी हुआ तो क्या, तो मैं आपको जो मुगल साहित्य वाला पार्ट बाकी रहा है, एक क्लास है मान लीजिए, तो जब भी ये स्थिति क्लियर हो जाएगी तब आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्योंकि दो पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष विद्यार्थियों का ये कहता है कि सर मुगल साहित्य पढ़ाइए, दूसरा कहता है कि सर ये अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें बदलाव हो रहा है। तो अपन इसको हाल के लिए पेंडिंग में रखते हैं, फिर इसको यदि स्थिति क्लियर हो जाएगी, पढ़ाना होगा तो पढ़ा भी दिया जाएगा, नहीं पढ़ाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन है। अब जो चलते हैं अपन सीधे ही अपने आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित क्लास है। अब देखो इस चीज को है ना, आपको यहाँ पे इस क्रांति को समझना भी है, जो जो फैक्ट याद करने हैं वो मैं याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से समझ लेना। जो प्रश्न बनते हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी में से बनते हैं, आरवीएससी में से बनते हैं, जहां से भी बनते हैं, मैं सभी को आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं और इंटरेस्ट आएगा आपको समझते हुए। मैंने 1857 की क्रांति पहले भी चैनल पे पढ़ाई है, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश बैच है तो यहाँ पे अपन को नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब 1857 की जो क्रांति है, अब प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज यहाँ पे स्थापित हो गए, बक्सर के युद्ध के बाद में और मजबूत हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने यहां पे पैर जमा लिए। अब एक समय ऐसा आया जब भारतीयों को यह महसूस होने लगा कि हमें तो यार मतलब कोई हमारे ही देश में आके हमको दबाया जा रहा है, हमारे हकों को छीना जा रहा है, हम जो है हमारे देश में गुलाम बन गए, ये एहसास होने लगा। और जब यह एहसास होने लगा तो क्रांति के रूप में प्रस्फुटित होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अब क्रांति जो है, या अब इस बात में भी कई मतभेद रहते हैं कि ये क्रांति थी या ये स्वतंत्रता संग्राम था या क्या है, तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन क्रांति जैसी चीजें अचानक नहीं होती कि भाई आज सोचा और कल क्रांति, ऐसे नहीं होती। क्रांति एक लंबे समय से चली हुई प्रक्रिया है जो फिर किसी एक निश्चित समय पे सामने आती है। अब ये क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे कारण हैं। ज्यादातर देखो स्कूली शिक्षा के अंदर और ज्यादातर को यह ध्यान होता है कि एनफील्ड राइफलें आई और क्रांति हुई, लेकिन एनफील्ड राइफलें तो वो पिक पॉइंट था जहां से क्रांति प्रस्फुटित होनी थी। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी जो मतलब अंदर ही अंदर जो है भारतीयों को घुटन सी हो रही थी। वो घुटन किस कारण हो रही थी, उन चीजों को समझते हैं। देखो एक तो आप लोगों ने पढ़ी है सहायक संधियां। ठीक है, ये सहायक संधियां करने वाला कौन था? वेलेजली। कौन था? वेलेजली। तो वेलेजली की सहायक संधियां अपन पढ़ते हैं, और सहायक संधियों में भी सबसे पहली सहायक संधि जो थी ना, ये ध्यान रखनी चाहिए हमेशा ही। तो पहली जो सहायक संधि थी वो हैदराबाद के निजाम ने की थी। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में की। इस सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? इस सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य होता था कि जितने भी राजा हैं जो सहायक संधि करते हैं अंग्रेजों से, उनके यहां पे अंग्रेजों की एक फौज रहेगी, अंग्रेजों की एक सेना रहेगी, जिसका पुनर्भरण जो है वो राजा करेगा। ठीक है, पुनर्भरण राजा करेगा, और राजा को यह आश्वासन दिया जाता था कि आपकी सुरक्षा ये फौज करेगी। अब राजा जी भी टाइम दिमाग नहीं काम करियो कि मैं तो इतने साल हूं, मैं खुद ही मारी फौज ही मारी, खुद ही फौज मारी रक्षा करती आई, अब थे अंग्रेजों ने फौज मारी के रक्षा करी। पर तो भी उस समय राजाओं ने संध्या की, और फिर ये क्या हुआ कि एक तरीके से सीधा सीधा हस्तक्षेप था अंदर।
फिर कई नियम लगाए कि आपको हमारी अनुमति के बिना किसी से कोई सांठ गांठ नहीं कर सकते, किसी से दूसरे अन्य राजाओं से आप संधियां नहीं कर सकते, आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। मतलब पूरी तरीके से इनका इंटरफेयर शुरू हो गया। एक कारण तो ये राजनीतिक कारण के अंदर आ जाता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण यहाँ पे डलहौजी की हड़प नीति। अब लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी नीतियां लागू की और डलहौजी ने एक तरीके से मतलब क्रांति को बढ़ाने का, आगे मतलब क्रांति के आने का कारण ये बना है। अब इसकी जो हड़प नीति है ना, इसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यपगत नीति, या फिर इसे एक और नाम से भी प्रश्न बन जाता है, डॉक्ट्रिन लैप। डॉक्ट्रिन लैप यानी गोद निषेध प्रथा, जो यहां पे मैंने लिख रखा है आपके, गोद निषेध प्रथा। और एक ये क्या करता था, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पने की कोशिश करता था। क्या भैया इनको तो शासन करना नहीं आता, ये तो बुरा शासन करते हैं, ऐसे करके अपने अंदर हड़प लेता था। कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने हड़पा अवध को। इसका उदाहरण आप मान के चल सकते हैं अवध को, ठीक है। वाजिद अली शाह थे यहाँ पे, फिर बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, ये सब ध्यान रखने आप। तो इनको हड़पा कुशासन का आरोप लगा के भाई इनको शासन करना नहीं आता, नहीं ये बुरा शासन करते हैं। गोद निषेध का सबसे अच्छा उदाहरण है झांसी। झांसी को ध्यान में रखोगे तो गोद निषेध का उदाहरण, गोद निषेध प्रथा क्या थी कि जिसके पुत्र नहीं हो पाता जिस राजा के, तो अपने राजाओं में क्या सिस्टम था कि दत्तक पुत्र गोद ले लेते थे और वो उनका शासन आगे चलता था। यहाँ पे इन्होंने कहा पुत्र आपका खुद का हुआ है तो ठीक है, खुद का नहीं हुआ तो गोद नहीं ले सकते, फिर वो राज्य जो है हमारे अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये झांसी के जो है राव गंगाधर की मृत्यु हो जाने के बाद में इन्होंने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया था, लेकिन इन्होंने इसको माना नहीं अंग्रेजों ने और अपने शासन में मिला दिया जबरन। तो ये ऐसे कई राजनीतिक कारण थे जिनके कारण ये क्रांति हुई। जैसे इसमें एक और कारण आप ले सकते हो, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। तो बहुत सारे राजनीतिक कारण है, ठीक है। एक 1849 में एक घोषणा भी की गई कि बाद में मतलब अपने बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे उस समय, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद इनको जो है ये लाल किला और ये खाली करना पड़ेगा और कुतुब मीनार के पास में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा। ये सारी घोषणाएं वहां पे इन्होंने कर दी थी काफी सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है राजनीतिक कारण, देखो एक तो हो गई ये। दूसरी चीज यहां से समझते हैं आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक कारण में यानी कि आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव में यानी कि जो भारतीय थे और अंग्रेज थे उनके अंदर वेतन विसंगति बहुत चलती थी। इसके अंदर क्या आ जाएगी? वेतन विसंगति आ जाएगी। एक तो वेतन विसंगति। वेतन विसंगति में क्या होता है कि भारतीयों का वेतन जो होता है वो कम होता है और इनका अंग्रेजों का वेतन ज्यादा होता है। भारतीयों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई टीए बढ़ता ही नहीं, और इनके जो है बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये आर्थिक कारण भी बहुत सारे थे। धार्मिक कारण भी हो गए इस दरमियान। धार्मिक कारणों के अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे कि उस समय ये भी धार्मिक कारण के अंदर ही आया कि समुद्री यात्रा अपने भारतीयों की नजर में मतलब समुद्री यात्रा उचित नहीं दिखाई गई कि भाई हमारे जो है ग्रंथों में लिखा हुआ है समुद्री यात्रा ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इनके द्वारा ये नियम निकाला गया कि समुद्री यात्रा जरूरी है, वही सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा जरूरी कर दी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि बनाते हैं। इसमें ही सैनिक असंतोष भी आ जाता है, जिसमें समुद्री यात्रा वाला भी आ जाता है। इनकी पदोन्नतियां नहीं हो पाती है, भारतीय सैनिकों की सैलरी इनकी कम होती है और बहुत सारे ऐसे कारण। इन सब के बाद में ये सब कारण जो है क्रांति की पृष्ठभूमि बनाने में सहायक सिद्ध हुए, लेकिन क्रांति जो है इन सब कारणों से ही बाहर नहीं आई। क्रांति आती है लास्ट में तात्कालिक कारण से बाहर आती है, और इस तात्कालिक कारण में आता है एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। ठीक है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्या था, यहां पे लफड़ा क्या हुआ, इससे पहले जो बंदूकें चलती थी, इससे पहले जो बंदूक चलती थी वो थी ब्राउन बेस। ब्राउन ब्राउज भी लिखा मिलता है कई जगह, ब्राउन ब्राउज भी मिलता है, ब्राउन बेस भी मिलता है। ये साधारण मतलब बंदूकें थी,
फट खोली, बारूद डाला अंदर और एक नाल आती थी, उससे बढ़िया ठोक पीट के और चला दे। इसमें बारूद से संबंधित मतलब कोई समस्या यहां पे नहीं थी। समस्या एनफील्ड राइफल में यह थी कि इसके अंदर जो कारतूस डाले जाते थे, ठीक है, बारूद जो भरना पड़ता था, उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है ना, ऐसे नहीं खुलता था वो, उसको मुंह से काटना पड़ता था। मुंह से काटने के दरमियान उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता था। वो चिपचिपा पदार्थ जो था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। क्या चिपचिपा पदार्थ जो है गाय व सूअर की चर्बी से। और ये अफवाह उस समय में फैली, ये कैसे फैली वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये बात कैसे सिद्ध हुई कि गाय और सूअर की चर्बी थी? तो यहां पे इन एनफील्ड राइफलों के कारतूस की जांच करने के लिए एक समिति भी बनी थी, ठीक है, इनकी जांच के लिए एक समिति बनी थी जो वी ए स्मिथ और जॉन विलियम केज, ठीक है, जॉन विलियम के, ये के लिखा हुआ है, इनकी समिति ने यह माना कि वास्तव में इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी थी, ठीक है, प्रमाण के साथ बताया। देखो समिति का नाम बताया है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने इस समिति का नाम नहीं बताया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लेवल बढ़ता है, तो ये समिति का नाम ध्यान रखना, इन्होंने इसकी जांच की थी। भाई आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है, बच्चे कहो मत के गुरुजी मान तो ध्यान ही कौन हो कि एड की समिति भी है जो इसकी जांच करी है। तो मैं बताया था कि आ समिति है और आ जांच करी है एनफील्ड राइफल के मायने जो कारतूस प्रयोग हुए बिंगी, और आ चीज मैं खुद लिखी है कि इम गाय और सूअर की चर्बी ही, ठीक है। चलिए अब ये चीज आ गई आपके समझ में कि भैया हाँ ये क्रांति की पृष्ठभूमि है। अब अपन कराते हैं क्रांति। तात्कालिक कारण को थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा आपको। तात्कालिक कारण ये मंगल पांडे वाली घटना है ना, यहां पे समझाएंगे आपको थोड़ा सा। अब आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, लेकिन समझना मैं एक एक चीज यहाँ पे और बहुत सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा साथ में। तो पीडीएफ जब शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां से आपके पास में जो मैटर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रांति की नियोजित तिथि, ये प्रश्न जो है ये सीधे सीधे बनते हैं। भाई कोई भी क्रांति है या कोई भी ऐसा आंदोलन है, मान लो कुछ भी चीज है, आप जैसे आज की तारीख में आप काफी सारे मतलब बेरोजगार संघ वगैरह ऐसे संगठन संचालित हैं जो अपनी मांगों को रखने के लिए कोई ना कोई आंदोलन करते हैं। तो इनकी कोई निश्चित डेट निश्चित की जाती है और स्थान निश्चित किया जाता है, उसकी परमिशन ली जाती है, वहां पे आंदोलन किया जाता है। इसी तरीके से 1857 की क्रांति की एक नियोजित तिथि थी और नियोजित तिथि थी 31 मई 1857। नोट कर लेना, अच्छी तरीके से याद रखना है कि मई महीने की अंतिम तारीख, ठीक है। नियोजित तिथि क्या करेंगे, महीने भर कोई बिजी हो, मान लो काम धंधे में कोई लास्ट रे दिन जो है थान आनो है, ठीक है, महीनो पूरा हुआ जाना, अगलो महीनो शुरू होने पहला आप क्रांति करदा। आ बात फिक्स कर दी, तो 31 मई 1857 को क्रांति की डेट निश्चित की गई, नियोजित तिथि, यानी कि इस दिन करनी थी। लेकिन आपको यदि पूछे कि क्रांति का प्रारंभ कब होता है, तो क्रांति का प्रारंभ 20 दिन पहले ही हो गया। क्रांति का प्रारंभ हो गया 10 मई 1857 को मेरठ से, प्रारंभ हुआ मेरठ से, ठीक है ना। यहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि नियोजित तिथि क्या थी और क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ। प्रारंभ जो हुआ वो 20वीं नेशनल इन्फेंट्री के सैनिक थे, 20वीं नेशनल इन्फेंट्री के पैदल सैनिक थे, ठीक है, पैदल सैनिक थे, इन्होंने यहां से क्रांति की शुरुआत की। तो ये तो है क्रांति की नियोजित तिथि, और जो शुरुआत हुई उसकी बात है। कहां से हुई शुरुआत, मेरठ से हुई है शुरुआत, ठीक है, शुरुआत कहां से हुई, मेरठ से, और नियोजित तिथि थी ये। अब मेन मुख्य जो क्रांति के विफल होने का जो मतलब अंग्रेज उस समय अपन खदेड़ सकते थे बाहर, लेकिन उनको बाहर नहीं निकाला, और क्रांति के विफल होने का मुख्य कारण के अंदर यह आता है कि नियोजित तिथि से पूर्व क्रांति होना। मान लो कि कोई चीज निश्चित की गई है कि उस दिन होना है, सबके दिमाग में तो है उस दिन वहां जाना है, और पहले ही हो जाए तो देखो योजना का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपके मैंने एक उदाहरण दिया था पहले भी कि मान लो एग्जाम की डेट आपके फिक्स की गई कि 31 मई को एग्जाम होगा, लेकिन आपको 31 मई को एग्जाम नहीं होकर अचानक एग्जाम 10 मई को करवा दिया, तो आधों को तो पता ही नहीं होगा कि एग्जाम हो भी गया। तो बताओ फिर वो सफल होना है या नहीं होना है। तो ये इस तरीके से समझना, आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक पंक्ति लिखी हुई है, क्रांति से पूर्व की पहली घटना।
क्रांति पूर्व, ये ध्यान रखना, क्रांति तो हुई है 10 मई 1857 को, क्रांति से पूर्व एक घटना होती है 29 मार्च 1857 को। वो घटना ये होती है कि मंगल पांडे द्वारा बाघ और ह्यूसन, दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। अब क्यों हत्या की जाती है उसके पीछे की स्टोरी सुनो। मंगल पांडे, देखो पांडे जी हैं यानी कि ब्राह्मण थे, मंगल पांडे ब्राह्मण कुल से थे। उस समय ब्राह्मणों में और ये बहुत मतलब जातिवाद, ऊंच नीच वगैरह ऐसी भावनाएं खूब चलती थी, ठीक है ना। अब वर्तमान में नहीं है और उस समय चलती थी, और ये सारी चीजें एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखी हुई है। तो उस समय क्या है कि ये वहां पे नदी पे घाट पे स्नान करने जाते हैं, तो वहां पे एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार ये बताया गया कि वहां पे कोई निम्न जाति का व्यक्ति जो है वो इनसे मिलता है, उनसे इनकी वार्तालाप होती है और पानी पिलाने की ऐसी किसी बात पर इनकी बहस होती है। तब वो व्यक्ति इनसे कहता है मंगल पांडे से, क्या पांडे जी कब तक अपना धर्म बचाओगे? वहां पे तो चर्बी वाले कारतूस गाय और सूअर की चर्बी दांतों से काटते हो और यहाँ पे धर्म की बातें करते हो कि कब तक धर्म बचाओगे? आखिर में धर्म भ्रष्ट तो होना है। पांडे जी खोपड़ी खिसकी कि क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल के रही हो? मैं सही बोल रही हूँ ना, शंका है तो पता कर लो खुद ही। पांडे जी की खोपड़ी वहां खिसक जाती है। पांडे जी जाते हैं फिर वापस अपने बटालियन में। सैनिक थे ये वैसे गाजीपुर यूपी के सैनिक थे मुख्य रूप से, लेकिन ये वहां पे बैरकपुर की छावनी में तैनात थे उस समय, ठीक है। ये कहां के तैनात थे? बैरकपुर की छावनी में तैनात थे। वहां जाते हैं और फिर जो है वो घटना इनको इतनी मतलब दिमाग में चुभी, इनको पता लगा कि हाँ यार चर्बी वो लिक्विड क्या निकलता है अंदर चिपचिपा, ये वही तो है। तो भारतीय मतलब जो अपने हिंदुओं के धर्म पुराण वगैरह जो भी है ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, उनके अंदर ये बताया गया कि गाय पूजनीय है और गाय का मांस या चर्बी या कोई भी बिल्कुल निषेध, भाई बुरा माना गया। इस्लाम और इस्लाम से संबंधित धार्मिक ग्रंथों में सूअर को निषेध माना गया, इसी के संबंध सूअर का मांस या इससे। तो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो यहां पे जो है फिर उन्होंने ये 29 मार्च 1857 को बाघ और ह्यूसन की यहां पे हत्या कर दी। बाघ और ह्यूसन की हत्या कर दी। इस कांड में इनका साथ एक और पांडे जी ने दिया जिनका नाम था ईश्वरी पांडे। ईश्वरी पांडे। बाद में इन दोनों को साथ साथ में फांसी की सजा होती है। 29 मार्च की यह घटना हुई, बाद में इनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। यह क्रांति से पहले की घटना है, ठीक है। क्रांति से पहले मार्च की घटना है, क्रांति तो हुई है मई में, अप्रैल में इनको फांसी दे दी और उसके बाद में फिर मई की बातें हैं, मई की घटना है। तो यहां से फिर क्रांति देख लो, पूरा माहौल तैयार हो गया। और अच्छा, अब क्रांति का पहले घटित होने का कारण भी क्या है कि ये पहले एक घटना हो चुकी थी, तो फिर धीरे धीरे ये मतलब जो है भड़काऊ चीजें जल्दी फैल जाती है, तो ये फैल गया। अब देखो यहां पे कुछ फैक्ट आते हैं। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन थे, ठीक है। इनका यदि मूल नाम देखा जाए, इनका मूल नाम जॉन हेनरी टेम्पल था। किसका? पाल्मस्टन का मूल नाम जो था वो जॉन हेनरी टेम्पल था। ये हेनरी है, ठीक है। विद्रोह के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। इसके बाद में जब विद्रोह हो जाता है, बाद में विक्टोरिया घोषणा भी होती है, फिर वायसराय का पद जनरल होता है, पद जो है सर्जन करते हैं, वो सारी चीजें। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो बाद में भारत के पहले वायसराय बनते हैं इस 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। विद्रोह के समय भारत का सम्राट घोषित किसे किया गया? बहादुर शाह जफर को किया गया। देखो मुगल शासक थे, लेकिन सत्ता नहीं थी पास में। भाई सत्ता किसकी थी? भाई राजा ये थे, मुगल शासक थे लेकिन सत्ता इनके पास नहीं थी, सत्ता तो अंग्रेजों के पास थी। तो नाम मात्र के राजा थे और बाद में इनको सम्राट घोषित किया, तब भी नाम मात्र के ही सम्राट रहे थे। अब इनकी भी मजबूरी थी नेतृत्व करना। इनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई क्रांति हो रही है, कि ऐसी कोई घटना होगी, कि ये होगी। कि 10 मई को मेरठ के क्रांतिकारी यहां से यहां से क्रांति का प्रारंभ करके यहां से निकल जाते हैं और ये सीधा कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। मतलब पांव फटते ही सुबह तो ये पहुंच जाते हैं दिल्ली। भाई उस समय माह रमजान चल रहा था, जैसे कि अभी चल रहा है, रोजे का समय था, ठीक है। रोजे का समय था, तो सुबह सुबह जो है इफ्तियार किया जाता है, यानी कि सुबह सुबह का जो भोजन होता है, जो मेरे मुस्लिम भाई बहन देख रहे होंगे यहाँ इस क्लास को,
तो उनको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है। तो उस समय इख्तियार करके जैसे ही ये मतलब फ्री हुए देखा कि बाहर कोई दरवाजे खटखटा रहे भाई, और एक आदमी नहीं है, बहुत सारा है, मतलब आडो बहुत जोरों बड़बड़ा रहा है। अब के कौन है, क्या बुलाओ बादशाह को, कहाँ है, फिर बहुत जैसे तैसे, मतलब उन्होंने तो कोई अनुशासन तो पालन किया ही नहीं कि भाई सम्राट से मिलने के लिए ये प्रोटोकॉल है, ये है वो, कोई लेना देना नहीं है उनके दिमाग में, तो बस धुन सवार थी। जाके सीधा ही बहादुर शाह जफर कहते हैं आपको हम सम्राट घोषित कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति। बहादुर शाह जफर समझ में नहीं आयो कि के कहवे हैं, करनो के है, क्या है, मैटर के है। तो क्या आपको सम्राट, हमारा सम्राट नेतृत्व करता घोषित किया जाता है और क्रांति है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ हाँ ही कहना है, विकल्प कुछ भी नहीं है। तो देखो बंदूक की नोक पे यदि किसी को कहा जाए क्या बोलो हाँ या ना, भी नहीं बोलो हाँ या हाँ, तो क्या ऑप्शन ही एक ही है हाँ। तो फिर बाद में जो है इन्हें नेतृत्व तो स्वीकार करना पड़ा, और इनके जो मुख्य विश्वास पात्र थे बख्त खां, इसको सेनापति घोषित किया गया, क्रांतिकारियों की तरफ से सेनापति बख्त खां को घोषित किया गया। ठीक है, ये है सामान्य जानकारी जो मैं आपको एक वे में बता रहा हूं, इससे याद अच्छी तरीके से हो जाएगी। और आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी पड़े, मान लो आप भी तो शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो स्कूल में आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तो आपके अंदर भी ये स्किल्स थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी, आप भी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा पाओगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो क्रांति है तो क्रांति की कहीं ना कहीं योजना बनेगी, है ना, क्रांति की योजना बनेगी भाई काम करना कैसे है, खाली यूं थोड़ी क्या ओ क्रांति क्रांति क्रांति, यहां थोड़ी काम है। क्रांति की कहीं व्यवस्थित योजना भी तो होगी कि भाई इस तरीके से ये रणनीति है, इसको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो क्रांति की जो योजना है वो अजीमुल्ला और राणोजी बापू द्वारा लंदन में बनाई गई। अजीमुल्ला का एक और नाम है जो आप सब ध्यान रखेंगे, इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता था, इन्हें क्रांति दूत कहा जाता था। ठीक है, अजीमुल्ला नाना साहब के विश्वास पात्र थे, सलाहकार कह सकते हो आप, और ये राणोजी बापू, इनको लंदन भेज के ये बनाई गई। राणोजी बापू जो है सतारा के शासक के सलाहकार थे। ठीक है, सतारा जहां पे समानांतर सरकारें बनी, और ये अच्छा मैंने आपको हड़प नीति के तहत जो इन्होंने हड़पे प्रदेश वो बताया नहीं, आपकी ये अंग्रेजों वाली नीतियों से संबंधित चैप्टर नहीं है, रीट वालों के था उस समय, मैंने बताया एक ट्रिक बताई थी, सजेस्ट बहु जाना। तो सतारा, जयपुर, संभल, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस ट्रिक से ये पूरा ही आ जाता है, सजेस्ट बहु जाना। ये तो इनको मतलब हड़पा था, फिर बलिया, तुम लोग, सतारा, इनमें समानांतर सरकारें, वो बात की बातें ये सब। ठीक है, चलिए प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए कमल और रोटी। देखो कमल को तो पहुंचाया गया सैनिकों में कमल का फूल पहुंचाया गया, संदेश पहुंचाया कैसे, चारों तरफ अंग्रेज है तो किसी कोई सूचना पहुंचानी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ हो रहा है। बस यही जो मैं कह रहा हूं वही क्रांति हो रही है, ये भी किसी को इन प्रतीकों में कोई निश्चित नहीं था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वो कैसे कि, और रोटी को पहुंचाया गया आम जनता में, आम जनता के अंदर, यानी कि नागरिकों के अंदर। ठीक है, अब देखो ये यहां पे भी यही चीज लिखी हुई है प्रतीक चिन्ह के अंदर। अब ये क्या था कि आम मतलब रोटी का मतलब यूं नहीं है कि एक जगह को दिल्ली में थोड़ो भर रोटी बना दी और एक जना ने भेज दियो कि सब जगह रोटी बांटना, ऐसे नहीं है। रोटी का मतलब है कोई एक व्यक्ति जो है भाई 5 रोटियां लेकर चला, तो एक इस गांव के चौकीदार को दी, एक इस गांव के चौकीदार को दी, एक इसको दी, उनको वापस ये संदेश दिया कि आगे तुम्हें जो है 5 रोटियां और बना के आगे और पहुंचानी है इनको, कि क्यों जी को तो बाद में ध्यान पड़ जाए जो कहो जगू करो। ठीक है, ए बताइए। और कमल के फूल पहुंचाए गए सैनिकों के मध्य, यानी कि कुछ ना कुछ है, आगे जो हमें संकेत मिलेंगे उसके अनुसार काम करना है। तो ये चीजें हैं। क्रांति का तत्कालीन कारण मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया, ब्राउन बराउज की जगह एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया गया, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब देखो क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति, यानी जो ब्रिटिश मुख्य सेनापति था वो भी तो कोई ना कोई होगा। तो यहां पे जो है आपको 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने जो क्रमशः है ब्रिटिश सेनापति, यहां मैं बता देता हूं क्रमशः। जॉर्ज एनसन या जॉर्ज एनिसन भी लिखा मिलेगा आपको, ये सबसे पहले थे, इनके बाद में पैट्रिक ग्रांट बने, और उसके बाद में कॉलिन कैंपबेल बने। तो या तो आप याद कर लो इसको एपीके, या कोई एप्लीकेशन होती है तो भी एपीके यूज किया जाता है, तो अपाक याद कर लो या जपाक याद कर लो। देखो जपाक याद करोगे ना तो जॉर्ज एनसन, प पैट्रिक ग्रांट और क कॉलिन कैंपबेल, तो या तो याद कर दो जपाक, ये जपाक मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप जपाक वैसे भी लिख सकते हो,
एक ट्रिक ये भी हो सकती है, चपाक याद कर लो या अपाक याद कर लो, याद हो जाएगा आप। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सेनापति थे जो यहां से, ये तत्कालीन 1857 की क्रांति के समय का भारत है। यहां पे ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हो वो तो है मतलब अंग्रेज शासित प्रदेश नहीं है, और ये जो है अंग्रेज शासित प्रदेश है जहां पे लाइनिंग दिख रही है। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया, देखो आपने राजपूताना, राजस्थान हो गया, फिर ये पंजाब वाला क्षेत्र है, लाहौर, मुल्तान, पटियाला, ये अवध जिसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया, ये लखनऊ बेगम हजरत महल से मतलब संबंधित यही थे, नाना साहब थे यहां से संबंधित, ये इलाहाबाद, पटना, बिहार, यहाँ बिहार में आरा, जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह थे, बंगाल, नागपुर, उड़ीसा, ठीक है, सूरत, ये सारा सतारा, ये देखो यहां से। तो ये तत्कालीन का नक्शा है 1857 के समय का। तो इसमें जो लाइनिंग वाली चीजें हैं वहां पे अंग्रेज शासित प्रदेश थे, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो समझने के हिसाब से। ठीक है, चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। ये जो सारणी है ये मुख्य सारणी है, अभी मैं इसमें बहुत सारी जानकारी आपको और भी बताऊंगा। मोस्ट ऑफ प्रश्न 60% चांस रहते हैं, 65% चांस रहते हैं किसी एग्जाम में यदि 1857 की क्रांति सम्मिलित की गई है तो यहां से प्रश्न बनाया जाए। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए एक एक चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसके अंदर मुख्य मुख्य सारी चीजें आ गई, और नहीं आई है वो मैं बता दूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले देखो नंबर 1, भाई मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई, क्रांतिकारी गए कहां? सबका टारगेट एक ही होता था, दिल्ली चलो। गए कहां? दिल्ली। दिल्ली फटते ही पहुंच गए थे, लेकिन वहां दिल्ली में जो क्रांति हुई वो भाई चाय पानी नाश्ता वगैरह करिए, एक दिन निकल गो, आगे 12 तारीख ने हुई है। तो होती कब है इसमें? आपके 12 मई, विद्रोह प्रारंभ की तिथि 12 मई 1857। यहां कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां। सैन्य नेतृत्व यानी कि सेनापति किसको बनाया गया? बख्त खां को बनाया गया। 12 मई 1857 प्रारंभ होती है, विद्रोह का केंद्र दिल्ली रहता है, और इनके सामने जो थे वो जॉन निकलसन हडसन थे। ठीक है, जॉन निकलसन और हडसन थे, ब्रिटिश नायक यानी ब्रिटिश सेनापति। समाप्ति की तिथि यदि देखी जाए तो 21 सितंबर 1857 है। जैसे समाप्ति की पूछी नहीं जाती, प्रारंभ की ही पूछी जाती है, तो मुख्य जो जोर दोगे आप वो प्रारंभ पे दोगे। ठीक है, यहां से हो गई। फिर अपन बात करते हैं नाना साहब एवं तात्या टोपे। ये क्रांति होती है, यहां पे शुरुआत होती है 5 जून 1857 को। ठीक है, तो यहां ये होती कहां से है? कानपुर से। तो कहां से? तो कानपुर, और न से नाना साहब, ये ध्यान रखना है, कानपुर से इस क्रांति का शुरुआत होता है। और नाना साहब को एक और नाम से भी जानते थे, इन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता था। धोंदू पंत भी कहा जाता था। नाना साहब क्यों चिड़े हुए थे अंग्रेजों से? इनकी पेंशन बंद कर दी थी, इनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो इन्होंने यहां पे क्रांति की। इनके सामने कौन थे? क से कानपुर और क से कैंपबेल। ठीक है, 6 सितंबर 1857 तक ये क्रांति चलती है। नाना साहब भी संघर्ष करते हैं। एक मतलब एक स्थान है कानपुर के अंदर बीबी घर, कानपुर के अंदर एक स्थान है बीबी घर। ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? बीबी घर में अंग्रेजों का बहुत जबरदस्त कत्लेआम किया इन्होंने, अंग्रेजों का कत्लेआम किया। लेकिन अंग्रेजों के पास में मतलब हथियार बहुत ज्यादा थे, सुसज्जित सेना थी, और कुल मिला के इनके पास में सैन्य शक्ति थी। ठीक है ना, एक व्यवस्थित सैन्य शक्ति। क्रांतिकारियों के पास में तो क्या इतने हथियार भी नहीं थे, व्यवस्थित सैन्य शक्ति नहीं थी। फिर बाद में इनका भी आंदोलन क्रांति को यहाँ पे कुचल दिया गया। बाद में जो है ये यहाँ से ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर चले जाते हैं नेपाल। तो ये बाद में कहां चले जाते हैं? नेपाल। बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल जो है किसकी बेगम थी? ये थी आपके वाजिद अली शाह की बेगम थी, वाजिद अली शाह की बेगम थी। अब वाजिद अली शाह नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और कुशल नेतृत्व नहीं करते हैं, ये आरोप लगाकर, यानी कुशासन का आरोप लगाकर अवध को जो है इन्होंने अपने अंदर मिला दिया। ये अवध के थे, तो अवध को इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर मिला दिया था। इनका जो क्रांति का विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था वो लखनऊ रहा था, और ये थे कहां से? अवध से। अब देखो ये अवध जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अवध से क्या प्रश्न बनते हैं? अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। उस समय सैनिकों की, यदि आपको पूछे कि 1857 की क्रांति के समय सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे, तो वो अवध से थे।
इसीलिए इसको सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। अवध के बारे में डलहौजी ने इसे चेरी या गिलास फल कहा। क्या कहा? ये प्रश्न बना था, और जब बना ना तब क्या जबरदस्त बातें चली थी इसकी, और ये पढ़ाया भी था मैंने। डलहौजी ने चेरी या गिलास फल कहा। ये कहता है कि ये तो एक गिलास फल है, चेरी है, जो अपने मुंह में स्वतः ही आके गिरेगा। ये कहा कब? ये कहा 1851 के अंदर कहा, और 1856 में हड़प नीति के तहत इसे हड़प लिया था। ठीक है, किसने कहा, किसके बारे में कहा, ये चीजें पूछी जाती है। फिर बाद में देखो इनको अपदस्थ कर दिया वाजिद अली शाह को, तो बेगम हजरत महल जो है वो बिरजिस कादिर को, इनका पुत्र था बिरजिस कादिर को शासक घोषित करके और क्रांति का बिगुल बजा देती है। ठीक है, ये चीज मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बेगम हजरत महल को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है महक परी। महक परी, देखो एक तो महक परी और एक महल परी। महल परी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, और महक परी कहा जाता है बेगम हजरत महल को कहा जाता था। बेगम हजरत महल ने भी संघर्ष किया बहुत तगड़ा वाला। फिर बाद में जो है ये भी इनसे अंग्रेजों से परास्त होकर फिर कहां चली गई? नेपाल चली गई थी। फिर कहां चली गई? नेपाल चली गई थी। 4 जून 1857 को यहां क्रांति का प्रारंभ। इनके सामने भी कौन था? हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। मार्च 1858 को यहां पे विद्रोह की समाप्ति हो जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है अपना रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया। तात्या टोपे फिर बाद में राजस्थान भी आते हैं, फिर बाद में ग्वालियर जाते हैं, फिर नेपाल की तरफ जाते हैं, तो नरवर के जंगलों में मान सिंह नरूका की गद्दारी से इनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के संबंध में मैंने आपको बताया कि दामोदर राव को गोद लिया गंगाधर की मृत्यु के बाद में, और फिर संघर्ष अपना जारी यहां से इन्होंने रखा है। लक्ष्मीबाई का जो जन्म है साथियों वो वाराणसी में होता है। इनका जन्म जो है, जन्म वाराणसी में होता है, जबकि इनकी समाधि ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में जो भी ये क्लास देखेगा ना, निश्चित रूप से उसे बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और ये सारी चीजें पढ़ने से याद हो जाती है। मतलब यहां सुनने से काफी सारी चीजें याद हो जाती है, क्योंकि इसमें जो जुड़े हुए फैक्ट होते हैं, जो जुड़ी हुई स्टोरी होती है, वो भी आप लोगों को साथ में जानने को मिल जाती है, तो काफी सारी चीजें याद हो जाती है। अब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहां पे एक शब्द आया है खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि मर्दों की भांति लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी यानी कि मर्दों की भांति लड़ी थी। तो इनके सामने जो था अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज, वैसे तो इन्होंने, झांसी की रानी ने छोटी मोटी तो अंग्रेजों की सारी सेनाओं को काफी बार हराया, लेकिन ये तगड़ा सेनापति था ह्यूरोज। तो ह्यूरोज इनके बारे में कहता है, जब यह हार जाती है इनकी मृत्यु के बाद, कहता है कि यहां सोई हुई ये महिला, इतने क्रांतिकारियों, लड़े हुए क्रांतिकारियों में ये औरत अकेली मर्द थी। तो खूब लड़ी मर्दानी से याद रखना है, ये शब्द गए हैं किसने? ह्यूरोज ने कहे हैं। ठीक है, 17 जून 1858 तक संघर्ष चला है, और उसके बाद में ये विद्रोह में परास्त हो जाती है। अगला जो व्यक्ति है वो भी बड़ा तगड़ा व्यक्ति है। इनका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये व्यक्ति है ना 80 वर्ष का जवान था। 80 वर्ष का मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक 80 वर्ष का व्यक्ति जो है इतने बहादुरी से लड़ा होगा। ये बिहार के आरा जगदीशपुर के थे। कहां के थे? आरा जगदीशपुर। इन्हें कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा गया। बूढ़ा शेर, और क्या कहा गया? बिहार का सिंह। बिहार का सिंह कहा गया। और इनकी एक और उपाधि है, वो भी ध्यान रखना। इन्हें 1857 की क्रांति का भीष्म पितामह कहा गया। भीष्म कहा गया। इतना इनके अंदर मतलब संघर्ष करने की इतनी मतलब अंदर भावना थी, इतने इनका समर्पण था कि अंग्रेजों की एक गोली इनके कंधे पर लगी तो कंधे का मतलब हाथ काट के जो है
नदी में फेंक दिया, गंगा को समर्पित कर दिया, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा कि गोली अंदर लगी है, जहर फैल जाएगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, हाथ काट के समर्पित कर दिया। आज की तारीख में अपार नक रे पाड़ली चमड़ी है नहीं, आ थोड़ी क्यों हो जाए ना, अपर जीव खन खन करे दुख्यार यहाँ करा। ऐसे ऐसे व्यक्ति रहे हैं भारतीय इतिहास के अंदर जिनसे हमें मतलब बहुत सारी प्रेरणा लेने को मिलती है। 80 वर्ष की उम्र, कल्पना तो करो 80 वर्ष, मतलब 80 साल डोकरा आज देखो थे, मतलब नहीं कर सके और संघर्ष। और ये व्यक्ति जो है लड़ा बहुत तगड़ी तरीके से और झंडा लेकर ही शहीद हो गया। इसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर यानी कि जवानी तो मतलब नाम के अंदर ही थी। 80 साल का जवान, मैं इसीलिए इन्हें कहता हूं, ठीक है ना, 80 वर्ष का जवान था ये। तो ये कुंवर सिंह जो है अगस्त 1857 यहाँ पे शुरुआत होती है। इनके सामने जो थे वो विलियम टेलर और मेजर विंसेंट एयर थे। 1858 तक ये भी संघर्ष करते हैं। इसके बाद में फिर ध्यान रखेंगे आप लियाकत अली। लियाकत अली 1857 के अंदर ही ये स्थान पूछा जाता है इलाहाबाद। ये कहां से संबंधित थे? इलाहाबाद से। यहां पे याद ऐसे रखना इलियाकत अली। क्या याद रखोगे? इलियाकत अली। तो ई से इलाहाबाद और लियाकत अली आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इनके सामने कौन थे? कर्नल नील थे। 1858 में ये संघर्ष समाप्त होता है। फिर यहां पे खान बहादुर खान कहां के थे? बरेली के थे। और इनको याद कैसे रखोगे? केबी खान बहादुर खान बरेली, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। केबी खान बहादुर खान बरेली, ये स्थान याद रखने होते हैं, प्रश्न यहीं से बनते हैं। सामने कौन था? हडसन था। फिर देखो एक व्यक्ति और है, इनके बारे में भी क्या कहें आपको। ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एनसीईआरटी में ऐसे की ऐसे लिखी हुई है, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर ऐसे कैसे लिखी हुई है। फिर इसके बाद में आते हैं आपके मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 50,000 की इनामी राशि रखी थी। देखो जैसा इनका नाम है मौलवी, यानी कि ये क्या करते थे, ये गांव गांव जाते थे और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे, मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे, उनमें पुनर्जागरण का काम किया करते थे, उनको उपदेश दिया करते थे, उन्हें सद्ज्ञान दिया करते थे, ये सारी चीजें किया करते थे। और अंग्रेजों के खिलाफ जरूर बोलते थे भाई, अंग्रेज ऐसे वैसे वो सब जरूर बोलते थे कि भाई आप लोगों का सोया हुआ ईमान जागना चाहिए। नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलना यानी उस समय यही बात थी कि सीधा जेल में जाना। अंग्रेजों ने भी इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जब उसके बाद में ये वापस रिहा हो गए। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं एक आपको इनके बारे में कुछ चीजें। इन्हें सिकंदर शाह के नाम से भी जानते थे, सिकंदर शाह के नाम से जानते थे, ठीक है। और इन्हें मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए लोग मोहम्मद साहब का अवतार भी कह देते थे, क्योंकि धार्मिक भावना का प्रचार करते थे। इसके अलावा इनको जनता ने डंका शाह नाम दिया। जनता ने डंका शाह नाम दिया। डंका शाह नाम क्यों दिया? देखो जहां पे भी धार्मिक प्रचार के लिए जाते तो आगे जो है एक व्यक्ति डंका बजाते बजाते चलता था और पीछे जो है इनके अनुयायी चलते थे। फिर डंका बजाते बजाते चलता, तभी तो फिर पता चलता कि और मौलवी साहब अहमदुल्ला साहब आए हैं। फिर बाद में वो सारा अंग्रेजों की ऐसी तैसी करते थे, मतलब धार्मिक प्रचार करते थे और अंग्रेजों की तो ऐसी तैसी करते ही थे। फिर अंग्रेजों ने इनको जेल में डाला। जेल से जब छूट के आए तो एक क्रांतिकारी के रूप में, मतलब पूरे के अंग्रेजों से जेल से छूट गए तो फैजाबाद के जो लोग थे इन्होंने इनको नेतृत्व दे दिया और उसके बाद में इनके नेतृत्व में संघर्ष किया। इनके सामने भी कर्नल नील था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ये डंका शाह वाला एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे का ऐसे दिए रखा है, आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है। 50,000 का इनाम घोषित किया था, ये भी ध्यान रखना। अजीमुल्ला, जिन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, ये फतेहपुर में संघर्ष करते हैं। इनके सामने था जनरल रेनर। ये सारी चीजें मैंने आपको स्थान के अनुसार बताई है, सब की सब, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति और ध्यान रखना, आप एक व्यक्ति ध्यान रखोगे जिसका नाम था शाहमल। शाहमल जो है ना यूपी बड़ौद से संबंधित थे, यूपी बड़ौद से संबंधित। इनका स्थान पूछा जाता है, यूपी बड़ौद से संबंधित थे। ये क्या करते हैं, ये भी अंग्रेजों के बनाए हुए, मतलब ज्यादातर तो पुलिया ऐसे अंग्रेजों की निर्माण की हुई सामग्री होती है ना, उन्हें उड़ा दिया करते थे, उनको नष्ट कर दिया करते थे। और इन्होंने एक बार ऐसा माहौल बना दिया था कि अंग्रेज तो चले गए भारत छोड़ के, लेकिन बाद में जो है अंग्रेज इनको भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप। और एक और है गोनू, वो सिंहभूम से थे, ये भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। गोनू आपके कहां से थे?
सिंह भूमि से संबंधित थे और ये कोल जाति के जो लोग थे उनमें जन जागरूकता का काम किया करते थे। इनका स्थान पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को जो याद रखनी थी, ये क्रांति पूरी आपके करवा दी। अब इसके बाद में देखो क्रांति की प्रकृति और महत्वपूर्ण पुस्तकें ये पूछी जाती है। अब क्रांति की प्रकृति, अब क्रांति हो गई, ये हो गई। अब देखो क्रांति के असफल होने के कई सारे कारण थे। क्रांति असफल हुई, लेकिन पूरी तरीके से असफल कहना भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यहां से वे चीज पता चली भारतीयों को अपने सामर्थ्य के बारे में जानने को मिला कि यदि हम एक होते, यदि हमने सही नियम नीति के अनुसार जितने जो बनाई थी रूपरेखा उसके अनुसार कार्य किया होता, तो आज निश्चित रूप से अंग्रेजों ने तो मतलब बोरिया बिस्तर बांधने शुरू कर दिए थे कि अब तो जाना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में जो है अपने यहीं पे कमी थी, क्योंकि अपने एक तो शिक्षित वर्ग ने साथ नहीं दिया, कई शासकों ने साथ नहीं दिया, बहुत सारे कारण थे असफलता के। निश्चित समय पे इसको शुरू नहीं किया, क्रांति की सूचना एक जगह समाप्त हो जाती तब दूसरी जगह पहुंचती, तो अंग्रेजों को मौका मिलता गया दमन करने का। काफी सारी चीजें असफलता के पीछे रही है। अब इनको जो है अलग अलग नाम दिए गए, वो पढ़ते हैं। सर जॉन लॉरेंस और थिले ने पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा कि ये तो पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह था, इसमें आम जनता की हिस्सेदारी नहीं थी, इसमें जो विद्वान लोग थे उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, ये सब कहा गया। आपको शब्द ध्यान रखना, पूर्णतः सैनिक विद्रोह। पूर्णतः सैनिक विद्रोह किसने कहा? सिले ने और लॉरेंस ने। देखो किसी भी कपड़े को पूर्ण करने के लिए उसको सिलना पड़ता है, तो पूर्णतः कहा किसने? सिले और लॉरेंस ने। ठीक है, LER रीज, ये जो अंतिम शब्द होते हैं ना इनको ध्यान रखा करो। LER रीज, रीज ने क्या कहा? ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था ये। अब ये ईसाई धर्म से संबंधित है भाई, ईसाई मिशनरियों का भी यहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहा था। एक धार्मिक कारण में ये भी सम्मिलित था कि जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उन्हें कहीं भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, और ये सारे मतलब बहुत खुल के प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध ये एक धर्म युद्ध था। होम्स कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। होम्स क्या कहते हैं? सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। सभ्य कौन? अंग्रेज। बर्बर कौन? अपा। भाई ये तो एडी कही ना अने नजरा में तो भाई अन ठोकिया पकड़े हैं, तो बर्बर ही कही क्या रहे? बर्बरता हूं मारी आ रहे कलडा। तो अपन को तो बताया सभ्य, खुद को बताया सभ्य, और अपन को बताया बर्बर। भले ही बताया, आखिर में तो 1947 में भी छोड़ने जाना तो पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कहा किसने? होम्स ने कहा। जेम्स आउटरम क्या कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा है ये, क्योंकि सेना में कौन? हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। अच्छा, जनता में कौन? हिंदू और मुस्लिम ही तो थे, तो इन दोनों ने मिलकर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। डिसरेली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। मजूमदार भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम नहीं, ये ध्यान रखना, नहीं कहते हैं मजूमदार कि भारतीय स्वतंत्रता का, ये कहते हैं न तो ये संग्राम था, न ये पहला था, न ये कुछ ऐसा, इन्होंने मतलब स्पष्ट ये चीज कही नहीं। जबकि एसएन सेन कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम था। तो मजूमदार जो है इन्हें पहला 1857 की क्रांति का पहला सरकारी इतिहास का नियुक्त किया गया था मजूमदार को, लेकिन इनकी और जो है अंग्रेजों की भाई विचार मिले नहीं, तो बाद में फिर इनको हटा के एसएन सेन को फिर बाद में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एसएन सेन। अब इनकी कुछ पुस्तकें जो 1857 की क्रांति संबंधित पूछी जाती, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो बता रहा हूं आप लोगों को। 1857 ये एसएन सेन की है। अब सेन इसमें लिखा हुआ ही है, VE हटा देना तो आपको याद रह जाएगा। 1857 द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता की पुस्तक है। देखो सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, ग्रेट कौन थे? अशोक। तो ग्रेट रिबेलियन कौन कहते हैं? किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की। द स्कोप इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार की पुस्तक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्स एंड एंजल्स। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, थोड़ा सा ही अंतर है दोनों के नाम में, ध्यान देना। VD सावरकर की ये पुस्तक है। तो ये 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। कुछ क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, रुको जरा, सब्र करो। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आपको बता देता हूं। एक्स्ट्रा फैक्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, किसने कहा? जनरल ह्यूरोज ने। स्पेशली यहां पे और क्यों दिया? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता तो चुका हूं
मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति से पूर्व ऐसी ही घटना 1817 में खुर्दा उड़ीसा में भी हुई थी, लेकिन वहां पे इतनी व्यापक रूप से नहीं हो पाई, ये व्यापक ज्यादा थी 1857 वाली। 1857 की क्रांति से संबंधित द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया है जब से बना है, रीट में बना था ये कैसा प्रश्न बना? किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी तो भी ध्यान नहीं दिया होगा। यही वो चित्र है, ठीक है, यही वो चित्र है जो थॉमस जॉन्स बार्कर का है। इस चित्र के नीचे यहाँ पे एक पंक्ति एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इस चित्रकार की थॉमस जॉन्स बार्कर लिखी हुई है। अब किताबें पढ़ते हैं ना अपन, एनसीईआरटी भी पढ़े तो फैक्ट देखते हैं, स्टोरी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते, चित्रकार इतने चित्र दे रखे हैं, सबके नीचे के नाम थोड़ी देखते हैं। ये आ गया यूं का यूं, न तो किसी पुस्तक में, मेरी पुस्तक में भी नहीं था, ठीक है, न किसी पुस्तक में, थेमल ग्रंथ उठान दे किताब बी में भी कोना, अब सब में है, अब सभी के अंदर शामिल किया गया है। न किसी पुस्तक, एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी, जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत कौतूहल का विषय रहा था ये उस समय, लेकिन अब तो सभी पढ़ाते हैं, अपन ने भी बता दिया, ठीक है। 1857 के बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, और पहले जो वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने, और इन्हें जो है दयालु वायसराय या दयालु गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जिन जिन पे दोष लगाए गए थे, जिन पे दोषारोपण किया था, उन सबको इन्होंने माफ कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चित्र भी आपको साथ ही बता दिया है। और ये हो गई आपके 1857 की क्रांति पूरी, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपके पूरी करवा दी अपन ने। अब इसके अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे लेंगे, और इस तरीके से आपके देखो, गुप्त काल से अपन ने शुरू किया, मुगल काल पढ़ा, और 1857 की क्रांति पढ़ ली। अपन चल रहे हैं एक बढ़िया नियमित स्पीड के साथ में, जो चलेंगे साथ में पहुंचेंगे अंत तक, ठीक है। बाकी यूं है कि ये कंटिन्यूटी जो है ना, ये रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप यदि कंटिन्यूटी रख के हर क्लास को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं वापस, निश्चित रूप से मानकर चलिए आप अगलो जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे 10 कदम आगे चल रहे हो, एक कदम नहीं 10 कदम आगे चल रहे हो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी शांति काल में हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे मतलब अंदर मन में विचार चलते हैं, दिमाग के घोड़े, कभी पेरिस चला जाए, कभी स्विट्जरलैंड चला जाए, कभी कहीं घूमने चला जाए, कभी कहीं मिठाई की दुकान चला जाए, कुछ भी, यार दोस्त बुला दे चल, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन जिसने त्याग दिया, जिसने अभी भोग दिया है, वो आगे भोगेगा, सुख भोगेगा। जो अभी भोग रहा है वो आगे भागेगा, शाश्वत सत्य है यार, समझ लो, जो समझ गए वो बढ़िया है, ठीक है। बाकी आपके साइंस की क्लासेस शुरू कर दी है, हिंदी की बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्द आपका परिचय करवा दूंगा कौन क्लास लेने वाले हैं। तो नियमितता बनाकर रखें, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।